दोस्तों हम लोग देखेंगे विज्ञान का दूसरा मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग पिछला मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जितना भी मॉडल सेट अपलोड कर रहे हैं वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और दोस्तों सबसे पहले आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर खुद से देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप लोग अपना आंसर मिलाइए और देखिए कि 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा हार्मोन है वो पादप हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों इसमें कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन है और यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि यह साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में सहायक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, यानी कि दोस्तों सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, बी दिया हुआ है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो दोस्तों सुरंगम है जो कर्नाटक की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः होता है, यानी कि दांत के साफ करने के लिए जो दंत मंजन प्रयोग किया जाता है वो होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में लवणयुक्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या है? यानी कि जो आवर्धन क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। और आवर्धन क्षमता होता है क्या चीज़ होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की वास्तविक ऊंचाई, यानी कि दोनों का हो जाएगा एम और एम दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो इसका मात्रक कुछ नहीं बनेगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन, यानी कि अगर आवर्धन क्षमता पूछेगा और इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं पाँचवा प्रश्न को। देखिए पाँचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है क्लोरीन के परमाणु की बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो क्लोरीन का बाहरी सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है यही आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्न बनाने हैं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 7। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, यानी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो सबसे सरल है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं किस तरह से होता है। सबसे सरल इसी यही होता है, मीथेन होता है। इसका होता है CH4, सूत्र क्या होता है? CH4 होता है और इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा मीथेन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में V बराबर 1/r, उसके बाद बी दिया हुआ है V बराबर R/I, उसके बाद सी दिया हुआ है V बराबर IR और डी दिया हुआ है V बराबर IR²। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी हो जाएगा V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों कहता है किसी कोष में, यानी कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका जो सूत्र डिफाइन किया गया है वो कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में n², बी है 2n², सी है 3n² और डी है 4n²। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2n², यानी कि यह सूत्र डिफाइन किया गया है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। दोस्तों बौने पौधे को कौन दर्शाएगा, तो दोनों स्मॉल टी है वो बौने पौधे को दर्शाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और लंबे पौधे को, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी दिया हुआ रहेगा वो लंबे पौधे को दर्शाएगा, और ये दोनों है वो नॉर्मल पौधे को दर्शाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न कहता है मेरुरज्जु निकलता है। दोस्तों मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो यह प्रमस्तिष्क से निकलता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद करिए। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, देखिए कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम लोग पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। लेकिन हम लोग अगर अंतरिक्ष में चले जाएंगे और वहाँ से हम लोग आकाश को देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 12वां प्रश्न कहता है रुधिर का कौन सा अवयव। दोस्तों रुधिर खून को कहा जाता है, यानी कि जो ब्लड होता है उसी को रुधिर कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त के स्राव को रोकने में मदद कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एल्केन कहेगा तो CnH2n+2, एल्किन कहेगा तो यहाँ पर से सिर्फ +2 को हटा देना है, और एल्काइन कहेगा तो यहाँ पर सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस कर देना है। यानी कि एल्काइन कहेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। एल्किन कहेगा तो CnH2n हो जाएगा, और एल्केन कहेगा तो CnH2n+2। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है। दोस्तों आपको पर्यावरण के अनुकूल कौन नहीं है ये आपको ऑप्शन पढ़कर बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में पैदल चलना, बी है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। दोस्तों मोटरसाइकिल से चलेंगे तो यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रदूषण निकलेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंध बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड से बंधा रहता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विआबंध। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि दोस्तों स्वपोषी पोषण जो पेड़ पौधे में होते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, बी दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश, सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए हमको क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। दोस्तों नेत्र यानी कि जो मानव का आँख होता है उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश प्रवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन कहाँ होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दृष्टि पटल पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो ओजोन परत है, जो ओजोन गैस का एक परत बना हुआ है, उसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। तो कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में अवरक्त विकिरण, बी है तापीय विकिरण, सी है परावैंगनी विकिरण और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो ओजोन परत है वो परावैंगनी विकिरण को अवशोष कर लेता है, यानी कि इसका अवशोषण कर लेता है, यानी कि यह परावैंगनी विकिरण से बचाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रश्न में पूछ दिया कि ओजोन परत है वो ओजोन गैस से बना हुआ है, तो कहेगा कि ओजोन गैस का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों ओजोन गैस का आसान सा आपको अणुसूत्र याद रखना है, क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों कहता है कि कौन सा स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल जो गैस होता है वो, और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत यानी कि उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों कहता है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में केचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली और डी है बकरी। तो दोस्तों इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा केचुआ। दोस्तों केचुआ कैसा जंतु है, तो यह एक उभयलिंगी जंतु है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों कहता है कि कौन एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गुड़हल, बी है सरसों, सी है पपीता पुष्प और डी है गुलाब। तो दोस्तों इसका जवाब आपको खुद से देना है, क्योंकि इस प्रश्न को हम बहुत बार बता चुके हैं। तो बताइए चारों में से कौन है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग 21 नंबर लिखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न। देखिए कहता है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों तरल अवस्था कहने का मतलब हुआ द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहीं पर आपको प्रश्न पूछा कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा पारा। यहाँ पर पूछा गया है अधातु, अधातु है इसलिए यहाँ पर होगा ब्रोमीन। तो ये दोनों प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग यहीं पर क्लियर कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaHCO3, बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी है CaOH का होल 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों यह धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है मस्सा और डी है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गोनोरिया और सिफिलिस है, ये दोनों यौन संचारित रोग है और ये दोनों जीवाणु से होता है। इसको आपको याद रखना है, ये दोनों यौन संचारित रोग है और यह जीवाणु से होता है। और यहाँ पर जो मस्सा है वह विषाणु से होता है। दोस्तों यह क्या है, कैसे होता है, विषाणु से होता है।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्सा। इसको आपको याद रखना है, मस्सा किससे होता है, विषाणु से होता है, और गोनोरिया और सिफिलिस है वो जीवाणु से होने वाला रोग है, तो इसको आपको क्लियर कर लेना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन, और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्यूमिनियम, बी दिया हुआ है Na यानी कि सोडियम, सी दिया हुआ है कॉपर, और डी दिया हुआ है Fe यानी कि लोहा। तो देखिए इसमें सबसे कम गलनांक किसका है, तो इसमें सबसे कम गलनांक होता है सोडियम का। दोस्तों सोडियम का गलनांक कितना होता है, 97.79 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 97.79 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको याद करना है, इतना तापमान पर सोडियम है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए एल्यूमिनियम का अगर गलनांक पूछेगा तो एल्यूमिनियम का आप लोग याद रखिए कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए 660 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहीं पे आपको 660.03 डिग्री सेल्सियस भी आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कितना, 660 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस, और सोडियम का कितना होता है, तो 97.79 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर इसका PDF कैसे डाउनलोड करें। तो PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम ऐप अपलोड कीजिए और उसमें हाई टारगेट सर्च मारिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।